आइसोमेरिज्म अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलिएगा तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ ऐसा होता होगा कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होता होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता होगा। लेकिन आप देख चुके हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर में दो पार्ट आपको बताया गया, एक था जीआई का सेक्शन और एक था हम लोगों के पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेक्शन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आपको मेनली अगर बोलो तो दो हिस्सा किया गया, एक था एनेंसोमर, एक था डायस्टीरियो आइसोमर। एनेंसोमर और डायस्टीरियो आइसोमर से हट के भी एक तरह का आइसोमेरिज्म था जिसको आप मेसो पढ़े। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन आप अलग अलग तरीके से देखे हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, नोमेनक्लेचर है, आरएस नोमेनक्लेचर, कैसे किसी पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन 2 डायमेंशन में बदलते हैं, ये सब आप सीखे। तो जब आप है ना घर में बैठिए प्रैक्टिस कीजिए तो जैसे जैसे हम नाम ले रहे हैं वैसे वैसे चीजों को समझने का कोशिश करो। आइसोमेरिज्म का मतलब ये पूरा सेक्शन होता है। अब इसी आइसोमेरिज्म के एकदम स्टार्टिंग क्लास पे जाना तो आपको बताया गया था कि देखो आइसोमर्स है ना मेनली दो क्लासिफाई में, मतलब दो तरह का क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। जो अभी तक आप पढ़ाई किए हैं ना, जो अभी तक आप पढ़ाई किए हैं वो सब था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स उसको कहते हैं जिसमें आइसोमर्स को आप एक दूसरे से अलग कर पाते हैं। ऐसा पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे, कोई ना कोई मेथड होगा जिससे आप आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक आइसोमर यहाँ है, दूसरा आइसोमर यहाँ है, तीसरा आइसोमर यहाँ है, चौथा आइसोमर यहाँ है। मतलब हर आइसोमर एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स एक दूसरे से अलग किया जा सके उसको कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और जो अभी तक का आपका डिस्कशन था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जीआई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो सब कॉन्फिगरेशनल कैटेगरी में आता है। लेकिन एक खास तरह का और आइसोमेरिज्म होता है जो एल्केन में मिलता है। एल्केन, ओपन चेन एल्केन बोलो या साइक्लिक चेन एल्केन बोलो, एल्केन्स में मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बेसिकली वो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आप आइसोमर्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आइसोमर्स को आप अलग अलग नहीं रख पाएंगे। आप यहाँ एक आइसोमर, यहाँ दूसरा आइसोमर, ये बात यहाँ नहीं चलेगा। कारण क्या है कि जब आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का डिस्कशन करते हैं तो जो भी आइसोमर्स होता है उनके बीच का एनर्जी का गैप काफी कम है। एनर्जी गैप काफी कम होने से अगर आपको लगेगा कि आप किसी एक आइसोमर को यहाँ सेपरेट करके रखे हैं तो आइसोमर खुद ब खुद कम एनर्जी गैप होने की वजह से दूसरे आइसोमर में खुद से ही अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यही है कि आप इन आइसोमर्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको बहुत सारा आइसोमर्स मिलेगा लेकिन आप सबको अलग अलग नहीं रख पाएंगे। एक आइसोमर अपने आप को दूसरे में कन्वर्ट कर लेगा ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कम होने की वजह से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो देखो आइसोमेरिज्म को अगर तुमसे कोई पूछे कि आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है तो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स अलग किया जा सकता है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जीआई पढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जिसमें हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, रोटोमर्स का डिस्कशन करते हैं। अब सर आखिर ये होता क्या है ये बताइए। तो देखो डिस्कशन का पोर्शन ये था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और रोटोमर्स cannot be separated from each other due to a small energy gap। स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर पाते। अब जब होता है, चलिए आप है ना आपके सामने कोई एक एल्केन है, क्या है भाई आपके सामने कोई एक एल्केन। जब आप एल्केन बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है।
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अभी देखो मेरा ये थंब देख लो, ये दो कार्बन है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों थंब को मिथाइल ग्रुप मान लेना, ये दोनों थंब को मिथाइल ग्रुप मान लेना। देखो यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ एक मिथाइल है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे। और ये बीच का बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ऐसे है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। ये देखो ऐसे फिगर समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कैसे है ये दोनों थंब मिथाइल ग्रुप? यस सर। अब देखो, जब आप एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लेते हैं, मान लीजिए ये दो मिथाइल ग्रुप है, तो आप सिंगल बॉन्ड में इन टू इंड ओवरलैपिंग होने की वजह से अगर आप इसको घुमाएंगे तो बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। लेकिन जितने बार आप घुमाइएगा, हर एक डिग्री पे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? हर एक डिग्री रोटेशन पे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है? यस सर। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के अबाउट में रोटेशन होने से आपको अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग रोटोमर्स कहते हैं। रोटोमर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, कन्फॉर्मर भी कहते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मर्स या रोटोमर्स, ये तीनों क्या है कि जब हमारे पास एल्केन बना है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, तो उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट में अगर आप घुमाएंगे तो एक का स्ट्रक्चर दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग 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 स्ट्रक्चर मिलते जाएगा। तो जब हर स्ट्रक्चर ही अलग है तो आप सबको आइसोमर्स कहें, और इन आइसोमर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है रोटोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कन्फर्मर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब वैसे तो अगर तुम बात करो तो एक के रिस्पेक्ट में घुमाओगे तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। बोलो है ना, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, अलग 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 इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। हाँ यस सर। लेकिन हम लोग पूरे ज्योमेट्री को तीन भाग में डिवाइड करके रखेंगे। एक होगा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एक होगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और एक होगा गेज स्ट्रक्चर, GAUCH, गेज फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म और गेज फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म एक्चुअली यहाँ एनटी के नाम से लिखा हुआ है, एनटी हम सब लिख देंगे, आपको समझा देंगे। अब सभी इसमें होता क्या है, पहले तो आप है ना इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखिए और समझिए। इस कार्बन को अपनी जगह पे रखिए और इसको दूसरे वाले को घुमाइए। जब आप दूसरे वाले को घुमाते, इसको घुमाना है, तो जब आप घुमाएंगे तो जरा सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, इस डायरेक्शन को थोड़ा सा भूल जाइए। देखिए ये हाइड्रोजन है सॉलिड बाहर, ये है अंदर डैश्ड, और ये है प्लेन में। अच्छा, अगर हम इसको उठा के इसके जगह पे लाएं, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आए, तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये CH3 बाहर आ गया। CH3 को अगली बार घुमाओ, CH3 को H के जगह पे ले जाओ, इस H को यहाँ ले जाओ और इस H को यहाँ ले आओ, तो देखो क्या अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा? यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर है ना आप H को CH3 के जगह, CH3 को H के जगह और फिर H को यहाँ ले आए, तो क्या अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा? ठीक है, समझ में आ रहा क्या? ठीक है। हर रोटेशन के साथ तुमको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इस कार्बन को सामने वाला कार्बन, ये वाला कार्बन सामने वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डॉट देखिएगा, आगे बहुत बार रिप्रेजेंटेशन होगा। ये सामने वाला कार्बन है डॉट से, और ये पीछे वाला कार्बन है ऐसे सर्कल से। तो सामने वाले कार्बन का 3 बॉन्ड, CH3 नीचे, ये 2H ऊपर, पीछे वाले कार्बन का CH3 ऊपर और 2H नीचे। समझ में आ रहा है? बोलो रिप्रेजेंट। नहीं नहीं, आप ऐसे देखिए ना, हमको ज्यादा सोच के बोलिए। अगर आप यहाँ पे खड़े होके इसको देखिएगा तो क्या एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन दिखेगा? यस सर। आप मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, तो ये सामने वाला कार्बन और इसके पीछे दूसरा कार्बन, बोलो सही दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, आप अगर इधर से खड़े होके देखेंगे तो CH3 नीचे और ये दोनों H ऊपर ऐसे दिखाई देगा? हाँ सर।
यस सर। अच्छा, अब पीछे वाले कार्बन का CH3 ऊपर दिखाई देगा, इधर से देख रहे हो तो बोलो यस सर। इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाना ज्यादा इजी होता है, बस आपको एक चीज समझना होता है कि ये जो डॉट है वो सामने वाला कार्बन है और जो सर्कल है वो पीछे वाला कार्बन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। सब एक एक करके अभी सामने आने वाला है, अभी आप चिंता ना करें, ठीक है। तो अब जरा इसको एक बार घुमा दो भाई। किसको घुमा दो? पीछे वाले को घुमा दो। कितना डिग्री घुमा दो? 120 डिग्री। तो इसको घुमाओगे 120 तो यहां पहुंच जाएगा। अरे नहीं समझा? यस सर। यस। फ्रंट वाले कार्बन को सेम जगह पे रखिए। ये जहां फ्रंट वाला नहीं ना हिल रहा था, इसको तो हम लोग सेम रखे थे, केवल इसको ना घुमा रहे पीछे से। यस सर। यस सर। पीछे वाले को 120 डिग्री घुमाओ। हम 60-60 करके भी घुमाएंगे, अभी आप 120 डिग्री घुमाएं। अगर आप पीछे वाले को 120 डिग्री घुमाइएगा तो ये CH3 यहां चला आएगा, देखो तो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये CH3 इस H के जगह पे आ जाएगा, ये H इस H के जगह पे चला जाएगा और ये H इस CH3 के जगह पे चला जाएगा। बोलो सही है? यस सर। फिर से 120 डिग्री घुमा दो। जब आप 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये CH3 H के जगह पे, ये H इस H के जगह पे और ये H आ जाएगा यहाँ। बोलो सही है? यस सर। फिर इसको 120 डिग्री घुमा दो। देखो सामने वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं कर रहे हम लोग, सामने वाले कार्बन को फिक्स रखे, केवल पीछे वाले को घुमा रहे, पीछे वाले को घुमा रहे, पीछे वाले को घुमा रहे। ठीक है, तो ये यहां गया, ये यहां जाएगा, फिर यहां चला आएगा। बोलो ये स्ट्रक्चर बना? यस सर। यस सर। क्या यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? नो सर। चलिए बढ़िया है। तो आपका बेसिक स्टार्ट है कि आखिर इसमें होना क्या है। अब आइए सामने। टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, तीन टाइप होता है, तीन टाइप होता है। एक होता है एक्लिप्स फॉर्म, दूसरा होता है स्टैगर्ड फॉर्म और थर्ड होता है गेज फॉर्म, या इसी का एक और भी नाम है स्क्यू फॉर्म। अब आखिर इक्लिप्स फॉर्म क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, जरा सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऐसा, ये मेरे सामने वाला कार्बन है, ये मेरे पीछे वाला कार्बन है। अब इसका बॉन्डिंग और इसका बॉन्डिंग एकदम एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। इसका बॉन्डिंग और पीछे वाले कार्बन का बॉन्डिंग जस्ट एक दूसरे के ऊपर है। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे जैसे ये देखो सामने से, ये CH3 है तो ये CH3, दोनों एकदम एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये दोनों एकदम एक दूसरे के ऊपर है। आपके सामने ये फ्रंट कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है, तो दोनों का बॉन्ड एकदम एक दूसरे के ऊपर है। अगर दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपरिम्पोज करता है, दोनों का बॉन्ड अगर कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म इसी को कहते हैं, दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज करना है। अब देखो इसको फिर से एक बार और बनाएं आपके लिए। इस बार कुछ ऐसा है, इसका एक बॉन्ड ऊपर है तो इसका वो बॉन्ड नीचे उल्टा, और फिर इधर में ऐसे दो बॉन्ड है तो इसको रिवर्स कर दो, ये जस्ट उसके अपोजिट में। क्या तुमको समझ में आ रहा है कि सब एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर है? बोलो बोलो। जैसे जैसे ये सामने वाला CH3 है तो इसका CH3 नीचे है, उल्टा है। समझ में आ रहा है? यस सर। बॉन्ड एकदम एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। यह है आपका स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, ये दो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम कहने का मतलब
कि एक में आप ऐसे बताएं और एक में आप ऐसे बताएं, तो बीच में भी तो बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बीच में भी तो बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो बीच वाला जो बाकी स्ट्रक्चर है, जो बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, वो कहलाएगा स्क्यू फॉर्म या फिर गेज स्ट्रक्चर, GAUCHE, गेज फॉर्म। ठीक है, ये होता है हमारे पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का 3 टाइप। स्टैगर्ड फॉर्म, बॉन्ड्स एक दूसरे पे सुपरिम्पोज करेगा कंप्लीटली। इक्लिप्स फॉर्म, सॉरी, स्टैगर्ड फॉर्म, बॉन्ड्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होगा, और स्क्यू फॉर्म इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का कॉन्सेप्ट है। तो इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा मेरी बातों को और समझिए। देखिए, जैसे आपके पास हम पहले बनाएंगे इथेन और फिर बनाएंगे ब्यूटेन। दोनों को थोड़ा समझना। इथेन जब आप बना रहे हैं तो आप जरा बॉन्डिंग को समझने का कोशिश करें। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है हर जगह, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म में यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्या समझ में आ रहा है इक्लिप्स फॉर्म? यस सर। अच्छा, इसी का अगर हम तुमसे बोले स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है भाई, तो ये हाइड्रोजन ऊपर, इसका हाइड्रोजन नीचे, फिर ये दो बाकी हाइड्रोजन्स, तो ये दो बाकी हाइड्रोजन्स, ये हो गया उसका इक्लिप्स्ड, तो ये हो गया उसका स्टैगर्ड। ठीक है, अगर ब्यूटेन बनाना होगा, ब्यूटेन बनाना होगा, तो ब्यूटेन में 2 कार्बन रहेगा ऐसे, यहां पे CH3 आ गया, यहां पे CH3 आ गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। अब इसका भी आप इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बनाएंगे, हम थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा और भी आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों के पास डिस्कशन क्या था? डिस्कशन ये था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या रोटोमर्स वो आइसोमर्स है जिनको आप अलग नहीं कर सकते, और ये इसीलिए आता है क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में बॉन्ड को अगर घुमाएंगे तो हमारे बॉन्डिंग पे कोई भी बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अलग अलग स्ट्रक्चर आता है। उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स या रोटोमर्स, 3 नाम में से कोई भी नाम देते। अब आखिर ये रोटोमर्स या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने तरह का होता है? तो भाई ये मेनली बोला जाए तो 3 तरह का होता है। एक है हम लोगों के पास इक्लिप्स्ड फॉर्म, एक है स्टैगर्ड फॉर्म और एक है गेज फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म में जब बॉन्ड्स एक दूसरे पे सुपरिम्पोज करे, एकदम आमने सामने बॉन्ड एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर बॉन्ड्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है तो उसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और इन दोनों इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच अगर कोई स्ट्रक्चर आप बना के रखते हैं तो उसको कहते हैं स्क्यू फॉर्म या गेज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्यू फॉर्म या गेज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को दिखाने का एक मेथड, इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को दिखाने का एक मेथड हम आपके सामने बनाए हैं, और एक मेथड आपको पिछले स्लाइड में हम दिखाए थे। ये देखिए, ये भी एक मेथड था ना दिखाने का, ये भी एक मेथड था ना दिखाने का। इस मेथड को हम लोग कहते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, और जो हम आपके सामने अभी बनाए हैं इसको कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो चलो जरा उसके बारे में बात कर लिया जाए कि दिखाने का तरीका क्या है भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, सबसे पहला न्यूमैन प्रोजेक्शन, and second one is Sawhorse projection. न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन याद रखिएगा, आप अपने एनसीईआरटी में भी देखिएगा। तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन है। 11 का एल्केन पढ़िए, 11 का एल्केन देखिएगा, उसमें है ना ये दिया हुआ है इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ये सब।
चलिए देखिए समझ। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर मान लीजिए आप इथेन को दिखाते हैं, पहले हम इथेन का एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने ड्रॉ करते हैं, CH3 तो फ्रंट वाला कार्बन और बैक वाला कार्बन, फ्रंट वाला कार्बन डॉट से और बैक वाला कार्बन सर्कल से दिखाया जाता है। फ्रंट वाले कार्बन का 3 बॉन्ड, बैक वाले कार्बन का 3 बॉन्ड, फ्रंट वाले कार्बन का 3 बॉन्ड और बैक वाले कार्बन का भी 3 बॉन्ड। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? कोई हमको ये बता सकता है, अगर इथेन है तो यहाँ तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा। क्या आप में से कोई हमको ये बता पा रहा है कि ये कौन सा है, इक्लिप्स फॉर्म है या स्टैगर्ड? स्टैगर्ड वाला फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही, स्टैगर्ड। और यहाँ देखो फ्रंट वाले कार्बन का 3 हाइड्रोजन डाल दिए, बैक वाले कार्बन का 3 हाइड्रोजन आपको उसके अगल बगल में दिखा दिए। कौन सा फॉर्म रहा आपके पास? इक्लिप्स फॉर्म रहा, इक्लिप्स फॉर्म रहा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन मच इजियर, ज्यादा आसान होता है इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म को दिखाना। इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म को दिखाना ज्यादा इजी रहता है। ऐसे 100 हर्ट्ज क्या है, तो 100 हर्ट्ज का रिप्रेजेंटेशन हम अभी आपके सामने दिखाए थे, ऐसा रहता है। मान लो इथेन ही आप बना रहे हैं, मान लो आप इथेन ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताओ ये इक्लिप्स फॉर्म बना है या स्टैगर्ड? ये इक्लिप्स फॉर्म बन गया है। और चलो आप पता ही है कि स्टैगर्ड बनाना है। ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड ये रहा आपका स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। तो चलो न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये दो तरीके से आप है ना रिप्रेजेंट करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, रोटोमर्स को या कन्फॉर्मर्स को। अभी एक चीज पूछते, जरा सोच के बताना, अपने से बोल सकता कोई इशू है? तुम्हारे हिसाब से किस केस में बॉन्ड पेयर्स के बीच का रिपल्सन ज्यादा लगेगा? जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें रिपल्सन किस केस में ज्यादा लग रहा है? इक्लिप्स में, क्योंकि इसका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्लोज है, बोलो सही है? हाँ सर। और स्टैगर्ड में जो है वो बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के दूर दूर है। तो कभी भी अगर आप इक्लिप्स वाला पकड़िएगा तो उसमें बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन ज्यादा होगा, जबकि स्टैगर्ड वाले में बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन कम होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स में अगर आप इक्लिप्स को लेते हैं तो देयर इज मोर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेंथ। अगर कहीं आप देखेंगे कि टॉर्सनल स्ट्रेन लिखा है या टॉर्सनल स्ट्रेन वर्ड मेंशन है, तो उसका मतलब होता है बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन इक्लिप्स में ज्यादा और स्टैगर्ड में कम होता है, लेस टॉर्सनल स्ट्रेन, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम है। अब तुम ही बताओ, थोड़ा सा तो आप लोगों ने इतना केमिकल बॉन्डिंग ये सब पढ़े हैं, आप लोग बेसिक देखे हैं, जिस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का रिपल्सन ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है या कम है? सर कम। एनर्जीज के बीच एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। एक बार फिर से बोलिएगा। जहां भी चार्ज पार्टिकल के बीच का रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन भी मान लो कोई भी, अगर रिपल्सन या अट्रैक्शन ज्यादा अगर है तो वैसे केस में एनर्जी उस सिस्टम का ज्यादा होगा या कम होगा? तो ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, बिल्कुल सही, समझ में आया?
यस सर। Yes, sir. तो देखो हमारे इक्लिप्स्ड फॉर्म में रिपल्सन ज्यादा है, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म का एनर्जी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्सन कम है, लेस टॉर्सनल स्ट्रेन, रिपल्सन कम है, लेस टॉर्सनल स्ट्रेन, रिपल्सन कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. तो रिपल्सन अगर कम है तो एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट कुछ ऐसा जो पिछला स्लाइड और इस स्लाइड में मिला लें, तो कहीं कोई डाउट किसी को समझने में यहां तक? नो सर। चलो ठीक। अब देखो यहां पर एनर्जी ऑफ कन्फर्मर्स, रोटोमर्स, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म का। बोलो सही है? यस सर। हाँ सर। और सबसे कम एनर्जी होता है स्टैगर्ड फॉर्म का। बोलो सही है? हाँ यस सर। तो क्या इसके बीच में वो स्क्यू फॉर्म आएगा? अरे स्क्यू फॉर्म मतलब क्या? देखो ये है इक्लिप्स्ड और ये है स्टैगर्ड, तो बीच वाला बाकी सब उसके बीच में ही ना रहेगा। हाँ सर। अरे नहीं समझा लग रहा है। समझ गए सर। समझ गया सर। तो एनर्जी ऑफ कन्फर्मर इक्लिप्स्ड, स्क्यू, स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी का जो ऑर्डर स्टेबिलिटी उसका उल्टा है, स्टेबिलिटी उसका उल्टा है। Yes, sir. तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टैगर्ड का, उससे कम स्क्यू का और सबसे कम इक्लिप्स्ड का। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो कभी कभी कुछ है ना, तुमको ऑब्वियसली केमिस्ट्री है, कभी कभी तुमको अटपटांग सा आंसर होगा कि कहीं कहीं स्क्यू फॉर्म या गेज फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, कहीं कहीं ऐसा होगा कि गेज फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? स्टैगर्ड फॉर्म से स्क्यू फॉर्म या गेज फॉर्म का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा हम अभी आपको समझा देंगे। कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा, कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा। हाँ, हाँ जी, तो क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? गेज फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल। क्या कारण है ऐसा कि गेज फॉर्म है ना ज्यादा स्टेबल हो जाता है? तो देखो कुछ कुछ रीजन ऐसा है जहां पे आपका है ना मॉलिक्यूल का गेज स्ट्रक्चर जो है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल का है ना जो गेज फॉर्म है ना वो उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब देखो जैसे हम एक मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो इस तरीके के शेप में है, CH2 है, यहाँ पे OH है और फिर यहाँ पे CH2 के साथ F है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में पॉसिबिलिटी है ना कि H और F के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन सके। हाँ सर। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन सकता है, H बॉन्ड कैन फॉर्म। तो ये सब एक्सेप्शंस है। जहां कहीं भी तुमको मॉलिक्यूल में ये पॉसिबिलिटी दिखे कि मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा ग्रुप्स मौजूद है जो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना सकता है, तो इक्लिप्स्ड को मत चुनना, क्योंकि इक्लिप्स में रिपल्सन ज्यादा होता है, वो ओवरकम कर देता है। लेकिन अगर स्टैगर्ड और स्क्यू में बात करें तो स्क्यू का स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, स्टैगर्ड का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे मॉलिक्यूल के अंदर F मौजूद हो, मॉलिक्यूल के अंदर OH मौजूद हो, मॉलिक्यूल के अंदर NH2 मौजूद हो, आपको पता है ना यही तीन वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो इंट्रामॉलिक्यूलर या H बॉन्ड बना पाता है। आपको पता है ना ये बात? यस सर। तो अगर मॉलिक्यूल में ये तीन में से कोई भी दो ग्रुप दिखाई दे तो आप मेंटली तैयार रहे कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनेगा। और ऐसे केस में स्क्यू फॉर्म बोलो इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से कम है इक्लिप्स्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई हमसे ये भी बोल सकता है, कोई हमसे ये भी बोल सकता है कि सर इक्लिप्स में तो और भी बॉन्ड है ना एक दूसरे के नजदीक होगा तो अच्छा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनेगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, लेकिन उसमें रिपल्सन ओवरकम कर जाता है, मतलब पेयर पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसका स्टेबिलिटी वैसे ही कम होता है। लेकिन इन दोनों में
स्टेबिलिटी बढ़ जाता है इस क्यू फॉर्म का ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो देखो क्या क्या बताया गया। पहले एनर्जी बोला गया सबसे ज्यादा इक्लिप्स्ड का, उससे कम स्क्यू का, उससे कम स्टैगर्ड का। फिर स्टेबिलिटी बोला गया इसका रिवर्स ऑर्डर, स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड। लेकिन जब आप ऑप्शन देखें, जब आप मॉलिक्यूल्स को देखें तो एक नजर ध्यान रखिएगा कि कहीं उसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना पा रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा है। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा है तो स्क्यू फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा, उससे कम स्टैगर्ड और सबसे कम इक्लिप्स्ड का होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ यस सर। यस सर। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम है इथेन का। इथेन का एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम इथेन पहले आपके सामने ड्रॉ कर दे। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका CH3 CH3, लेकिन आप उसको चाहें तो कार्बन और कार्बन और फिर ये 3 बॉन्ड आप दिखा सकते हैं। तीनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, तीनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन है। अब आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे। क्या बोलते हो? ये जो हम बना चुके हैं वो इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, क्या है? स्टैगर्ड है सर। स्टैगर्ड। अब हम आपके सामने जो दिखाएंगे उसको बहुत केयरफुली है ना समझने का कोशिश करना। एक्चुअली हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन को 60-60 डिग्री 60-60-60 रोटेट करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 60 घुमाएंगे, फिर एक और 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 60 घुमाएंगे और चलो एक और 60 घुमा देते हैं, 360 कर देते हैं। मॉलिक्यूल को अच्छे से देखिएगा, सब कोई समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस ज्योमेट्री से। कौन सा ज्योमेट्री है सर? तो ऐसा ज्योमेट्री है। क्या तुमको पता चला कि ये हम इक्लिप्स बनाए हैं? एक को छोड़ के पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा दो, सामने वाले को, एक मिनट हमसे थोड़ा गलती हो गया, हम सामने वाले को घुमा दिए। हमको सामने वाले को फिक्स रखना है, पीछे वाले को घुमाना है। ओके, तो सामने वाला फिक्स्ड हम हर जगह ऐसे ही बना देते। चलो पहले हम सामने वाले को फिक्स्ड हम हर जगह ऐसे ही बना ही देते। सामने वाले को फिक्स्ड हम हर जगह ऐसे ही बना दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। यस सर। सामने वाले को फिक्स्ड हम हर जगह एक जैसे बना दिए। अब हम केवल पीछे वाले को 60-60 डिग्री घुमाएंगे। अच्छा, पीछे वाले को 60 घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। हाँ फिर एक बार और 60 घुमाएंगे, एक बार और 60 घुमाएंगे तो फिर से इक्लिप्स बन जाएगा। यस सर। एक बार और 60 घुमाएंगे तो फिर से स्टैगर्ड बन जाएगा। एक बार और 60 घुमाएंगे, एक बार और 60 घुमाएंगे तो फिर से इक्लिप्स बन जाएगा। एक बार और 60 घुमाएंगे तो स्टैगर्ड बनेगा और फिर से फाइनल इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। बोलो समझे? यस सर। हर बार जब भी इक्लिप्स बना एनर्जी है इधर, हर बार जब भी इक्लिप्स बना एनर्जी ज्यादा, और जब भी स्टैगर्ड बना एनर्जी घट गया। तो देखो इसका एनर्जी कैसे चलता है, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। जब जब इक्लिप्स बना एनर्जी बढ़ गया, जब जब स्टैगर्ड बना एनर्जी घट गया। क्या मेरी बात सबको क्लियर समझ में आ रही है? बोलो जी। यस सर। यस सर। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अरे भाई ब्यूटेन का मतलब हो गया CH3 बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे 2H है और यहाँ 2H है, ठीक है? आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? देखिए मेरी बातों को समझिए, इस बार थोड़ा सा केयरफुल रहना सब कोई। देखो ये 2 मिथाइल ग्रुप है, हम मिथाइल ग्रुप को ऐसे है ना मार्क करके रखेंगे। हम मिथाइल ग्रुप को ऐसे दिखाएंगे और बाकी को, बाकी हाइड्रोजन वाले में कोई बॉल नहीं है, बाकी वाले हाइड्रोजन में कोई बॉल नहीं है। देखो ये सब हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। यस सर। अब इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग।
चलिए भाई 60-60 का रोटेशन है, फिर से 60-60 घुमाने वाले हैं, फिर से 60-60 घुमाने वाले हैं, 60-60 घुमाने वाले हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को 60-60 घुमाने वाले हैं। इस वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी को दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 होगा, 60 होगा, 120 है, 180 है, 240 हो गया भाई, 300 हो गया, और चलो एक रोटेशन 300 हो गया और एक रोटेशन 360 हो गया। स्ट्रक्चर को गॉड से देखो, सब कोई स्ट्रक्चर को गॉड से देखो। सामने वाले कार्बन को हम फिक्स कर देना चाहते हैं, सामने वाले कार्बन को हम फिक्स कर देना चाहते हैं, सामने वाले कार्बन को हम हर बार फिक्स कर देना चाहते हैं, सामने वाले को हम नहीं घुमाएंगे, हम जो घुमाएंगे पीछे वाले को घुमाएंगे। सामने वाला कार्बन फिक्स है, सामने वाला कार्बन का मिथाइल ग्रुप आप समझ रहे हैं, सामने वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप, ये जो ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये मिथाइल है। ओके यस सर। अब देखो पीछे वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप एकदम उसी के अगल बगल में और बाकी हाइड्रोजन। फिर 60 घुमा दिए तो पीछे वाले का मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, बाकी हाइड्रोजन। फिर 60 घुमा दिए, फिर 60 घुमा दिए तो पीछे वाले का मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, बाकी हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और 60 घुमाए तो 60 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया और बाकी हाइड्रोजन। फिर एक बार हम 60 घुमा दिए तो ये आ गया इसका मिथाइल ग्रुप और बाकी हाइड्रोजन। फिर एक बार 60 घुमा दिए तो ये हो गया हम लोगों का मिथाइल ग्रुप और बाकी हाइड्रोजन। और फिर एक बार 60 घुमा दिए तो ये रहा हम लोगों का मिथाइल ग्रुप और बाकी हाइड्रोजन। क्या स्ट्रक्चर में किसी को कोई कंप्लेन, कहीं कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? अरे बोलो यार। कंप्लेन। वेरी गुड, नो कंप्लेन। अब सुनना जरा ध्यान से। आप देखते हैं इक्लिप्स्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स एक दूसरे के ऊपर आए उसको इक्लिप्स्ड कहते हैं, और स्टैगर्ड का मतलब होता है बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट में रहे तो स्टैगर्ड कहते हैं। तुम जरा गौर करना, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट इक्लिप्स्ड है। सर अब ये परफेक्ट इक्लिप्स्ड क्या हो गया? अरे यार यहाँ मिथाइल भी सुपरइम्पोज कर रहा है, अब बाकी सब भी सुपरइम्पोज कर रहा है, और ये है परफेक्ट स्टैगर्ड। नहीं समझ रहा लग रहा? समझ रहा। और ये फिर से है परफेक्ट इक्लिप्स्ड। बाकी बीच में ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, लेकिन परफेक्ट इक्लिप्स्ड मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, और परफेक्ट स्टैगर्ड मतलब सबसे कम एनर्जी। एनर्जी जो हम मार्क करेंगे बहुत ध्यान से देखना, एनर्जी जो हम मार्क करेंगे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ 4 लेवल बनता है, यहाँ पे 4 लेवल बनता है एनर्जी का, 4 लेवल बनता है एनर्जी का, और वो लेवल ऑफ एनर्जी हम आपको दिखा रहे हैं ना, देखिए ध्यान से भाई। परफेक्ट इक्लिप्स्ड है, सबसे ज्यादा एनर्जी, परफेक्ट इक्लिप्स्ड है, सबसे ज्यादा एनर्जी। रेड वाला दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ सर। ठीक। परफेक्ट स्टैगर्ड है, सबसे कम एनर्जी, परफेक्ट स्टैगर्ड है, सबसे कम एनर्जी। बोलो सही जा रहे हैं? अब स्टैगर्ड हुआ तो एनर्जी कम होगा लेकिन मिनिमम नहीं होगा, कम होगा मिनिमम नहीं होगा। स्टैगर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी कम होगा मिनिमम नहीं होगा। और इक्लिप्स्ड बढ़ेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, बोलो समझा? यस सर। तो अब देखो खेल, लास्ट खेल कौन से कलर से खेलने भाई? सोच रहे चलो ग्रीन कर लेते। तो भाई एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ घटा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा, यहाँ बढ़ गया। क्या बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। एनर्जी समझ में आ रहा है? एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है? यस सर। ठीक है। परफेक्ट इक्लिप्स सबसे ज्यादा, परफेक्ट स्टैगर्ड सबसे कम। जहां जहां इक्लिप्स है बढ़ गया, जहां जहां इक्लिप्स है बढ़ गया, और जहां जहां स्टैगर्ड है घट गया। बोलो ठीक जा रहे हैं?
हाँ सर। तो ये कहलाता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए ये है, इथेन के लिए पीछे वाला था, इथेन के लिए ये पीछे वाला था, ब्यूटेन के लिए आगे वाला है। कहीं किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अब हमारे पास है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल भी जब आप बनाते हैं ना तो वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, उसका रोटोमर देख लो। हम ऐसे इसके बारे में पहले भी आपसे हम चर्चा कर रखे हैं, जब आपको याद आया। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट में ये घूम सकता है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट में ये घूमेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर देगा। बोलो सही जा रहे हैं? हाँ सर। तो जो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर ये राइज करता है उसको आप फिर से कह सकते हैं रोटोमर, उसको आप फिर से कह सकते हैं रोटोमर। तो देखो ये हमारे पास है ना दो फिनाइल ग्रुप्स है जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे ही लिंक्ड है तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट में है ना ऐसे रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो वैसे केस में जो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है उसको फिर से हम लोग रोटोमर्स कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम इसमें दो फेमस स्ट्रक्चर, दो एक्सट्रीम केस हम आपके सामने बना के रखे थे कि एक इस तरह का होता है और एक होता है थ्री डायमेंशनली बोर्ड के अंदर और बाहर। याद आया आपको? हाँ सर। ये ऐसे डैश्ड रहता है, बोर्ड के अंदर वाला हिस्सा रहता है, और ये सॉलिड रहता है, बोर्ड के बाहर वाला हिस्सा रहता है। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो ये हम लोग कर रखे हैं, लेकिन हम तो आपको एक सजेशन देंगे ना कि ये लगातार एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे घूमता रहता है और हर स्ट्रक्चर अपना एक अलग आइडेंटिटी रखता है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का रोटेशन ज्यादा होगा या कम होगा। अब यहां देखो ये तो फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, फ्री रोटेशन है। लेकिन जब यहाँ पे आप ग्रुप्स लगा देते हैं तो ये रोटेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने बाइफिनाइल्स ऐसे बना के रखे हैं, अब यहाँ पे डाल दे फ्लोरीन, यहाँ डाल दे फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब छोटा ग्रुप, हाँ फ्लोरीन छोटा होता है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर हम तुम्हारे सामने फिर से एक बाइफिनाइल का बना दें, और इस बाइफिनाइल में यहाँ लगा दे एक बड़ा सा CH3, यहाँ लगा दे एक बड़ा सा CH3, यहाँ पे लगा दे एक CH3 और यहाँ पे लगा दे एक CH3, और फिर एक स्ट्रक्चर हम तुम्हारे सामने ये डाल दें, एक स्ट्रक्चर हम तुम्हारे सामने ये डाल दें कि एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। तुम ही सोच के बताओ तो कि इन सब में सबसे आसानी से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो रोटेट करेगा। फ्री रोटेशन सबसे इजी किसमें है? सर लास्ट वाले। लास्ट वाले में, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इससे कम किसमें है? सर इससे कम फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में फ्लोरीन एक स्मॉल ग्रुप है, CH3 एक बड़ा ग्रुप है, तो वो घूमने से रोकेगा। बोलो सही है? फ्लोरीन छोटा छोटा ग्रुप है, ये क्या घूमने से रोकेगा ज्यादा? बात समझे? तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, तो फ्री रोटेशन सबसे ज्यादा थर्ड में है, उससे कम 1 में है और सबसे कम 2 में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये बाइफिनाइल का अपना रोटेशन है, उसके ऊपर आपसे कुछ रोटोमर्स पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, कहीं कोई डाउट यहाँ समझने में? नहीं सर। नो सर। कन्वर्शन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इनटू न्यूमैन प्रोजेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A B, ये मान लो C है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने दिया हुआ है। ऑब्वियसली न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कन्वर्सन आएगा। अगर आप बहुत डीप स्ट्रक्चर, बहुत डीप मैकेनिज्म पढ़िएगा ना, अगर आप लोग उतना पेशेंस रखिएगा, उतना डीप आप मैकेनिज्म तक जा पाइएगा, तो वैसे केस में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज ये ऊपर ऊपर कभी इसका काम नहीं पड़ता। देखो हमेशा ऊपर वाला कार्बन डॉट से
और नीचे वाला कार्बन सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। तो जब आप ऊपर वाले कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्रंट वाला कार्बन उसी के हिसाब से होता है, बोलो सही है? हाँ सर। तो ऊपर में ई दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी दिखेगा, राइट हैंड साइड में सी दिखेगा, बोलो समझा? यस सर। अब जब आप नीचे वाले कार्बन को बनाए ना तो बस एक काम करना पड़ता है, याद रखिएगा कि जो सबसे नीचे वाला ग्रुप है वो सबसे ऊपर होगा, मतलब ई के बगल में एफ दिखेगा और बाकी जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में दिखेगा, जो राइट में था राइट में दिखेगा। लेफ्ट में था ए और राइट में था बी तो बी दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। न्यूमैन प्रोजेक्शन को सॉहर्स गलत, फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में बदलना अगर हुआ तो ऊपर वाले कार्बन को डॉट मतलब फ्रंट कार्बन और नीचे वाले कार्बन को सर्कल मतलब बिहाइंड कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाले में जो ग्रुप्स जैसे है वैसे दिखेगा। ई ऊपर है तो ऊपर, लेफ्ट में डी है तो डी, राइट में सी है तो सी, लेफ्ट में डी राइट में सी। लेकिन नीचे वाले कार्बन को जब हम लोग बनाएंगे तो बस एक चीज करना पड़ता है कि जो सबसे नीचे वाला ग्रुप है उसको सबसे ऊपर भेजना पड़ता है और बाकी उसके बाद जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो हम तुम्हारे सामने यहाँ पे बना दे CH3, यहाँ बना दे OH, यहाँ बना दे H, यहाँ Cl, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बना दे H। अब कोई बोले कि चलिए सर इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए, तो हम बोलेंगे देखो भाई ये वाला ऐसे डॉट होगा तो ये डॉट है, ये वाला ऐसे सर्कल होगा तो सर्कल है, ऊपर में OH है OH रहेगा, लेफ्ट में CH3 है CH3 रहेगा, राइट में H है राइट में H रहेगा। अब इस केस में जब हम लोग बनाएंगे तो नीचे वाला CH3 ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट में H था लेफ्ट में H रहेगा, राइट में Cl था राइट में Cl रहेगा, बोलो समझा? हाँ सर। तो कोई भी न्यूमैन प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से कन्वर्शन आप कर सकते हैं। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है, बोलो जी ठीक ठाक? यस सर। Conformational isomers of cyclohexane, conformational isomerism, rotomers, conformers, ये केवल और केवल ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्केन में नहीं होता, क्लोज में भी होता है। क्लोज में इसका सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर मिलता है साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन C6H12 वैसे तो बनाने के लिए आप ऐसे बना दें, यह है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ये 4 तरह के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है इसका बोट फॉर्म, एक होता है इसका ट्विस्टेड बोट फॉर्म, एक होता है इसका हाफ चेयर फॉर्म और एक होता है इसका चेयर फॉर्म। ये 4 है। ये कहलाता है बोट फॉर्म, ये होता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ये होता है हाफ चेयर फॉर्म और ये होता है चेयर फॉर्म। ठीक है, ये इसका 4 अलग अलग रोटोमर्स बोलो या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलो, ये इसका 4 अलग अलग रोटोमर्स बोलो या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलो होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जब आप इनके एनर्जी के बारे में ड्रॉ करते हैं तो एनर्जी लेवल पे सबसे हाई होता है हाफ चेयर। एनर्जी लेवल में सबसे हाई होता है हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है।
इससे कम एनर्जी होता है, हाफ चेयर से कम एनर्जी होता है ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म से कम एनर्जी होता है बोट फॉर्म, और बोट फॉर्म से कम एनर्जी होता है चेयर फॉर्म। ये एनर्जी का इसका अपना एक रिलेशन है, ठीक है, एनर्जी का अपना रिलेशन है ना, कुछ इस तरीके से चलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है सर। अब देखो, जब आप इसको एनर्जी लेवल पे इसको प्लॉट कीजिएगा एनर्जी पे, तो सबसे ऊपर हाफ चेयर होगा, उससे कम होगा ट्विस्टेड बोट, ठीक है, उससे कम होगा हम लोगों का ट्विस्टेड बोट फॉर्म। एक मिनट, हाँ ठीक, इसका एनर्जी कुछ इस तरीके से चलता है, हमको पहले बना लेना पड़ता है। हाँ ये जरा देखो, ये क्या हम आपके सामने प्लॉट किए, ये है हम लोगों का हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वो है बोट फॉर्म, ये है बोट फॉर्म, ये है बोट फॉर्म, फिर ये है तुम्हारा ट्विस्टेड बोट फॉर्म, फिर ये है चेयर फॉर्म, फिर ये है चेयर फॉर्म। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा मेरी बात? यस सर। फिर से देखो, फिर से आप इसको घुमाएंगे तो फिर से ये बनेगा ट्विस्टेड बोट फॉर्म, फिर उसके बाद एनर्जी घटेगा, बनेगा बोट फॉर्म, और फिर फाइनली फिर से आ जाएगा हाफ चेयर फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। सबका आवाज नहीं आया? ये लास्ट है, ये लास्ट है, खत्म, ठीक है, खत्म। देख लो अच्छे से, एक से एक क्वेश्चन इस पे आता है, कभी एनर्जी लिखने आता है, कभी स्टेबिलिटी लिखने आता है। सबसे ज्यादा एनर्जी होता है हाफ चेयर का, उससे कम होता है ट्विस्टेड बोट का, हाफ चेयर ट्विस्टेड बोट, उसके बाद बोट, तब फिर चेयर। समझ में आ रहा? देखो एनर्जी ऊपर से देखो, हाफ चेयर, उसके बाद ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट के बाद बोट, उसके बाद ना चेयर। सर तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म का एनर्जी बढ़ रहा है ना? अच्छा, ट्विस्टेड बोट फॉर्म का एनर्जी बोट फॉर्म से बढ़ रहा है। अच्छा हाँ, मतलब बोट फॉर्म से सिर्फ बढ़ रहा है, लेकिन उससे हाफ चेयर से घट रहा है। हाँ, हाफ चेयर घट नहीं रहा, बोलो बोलो कम है, बोलो कम है, कम है। यस। हाफ चेयर का एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर देखो ट्विस्टेड बोट का एनर्जी है, फिर देखो बोट फॉर्म है, और सबसे कम देखो चेयर फॉर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है अब? हाँ सर। कन्वर्सन कैसे होता है, हाफ चेयर अपने आप को पहले ना बोट फॉर्म में बदलता है, फिर बोट फॉर्म ट्विस्टेड बोट फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद है ना वो चेयर फॉर्म में जाता है, फिर उसके बाद चेयर फॉर्म से फिर ट्विस्टेड बोट फॉर्म में आता है, फिर वो बोट फॉर्म में बनता है, फिर वो हाफ चेयर बनता है, बदलता है ना, ये तो रोटोमर है ना, बदलता है। हाँ सर, समझ गए। क्या किसी को डाउट? नहीं, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म। एक बार हम पलट ले, थोड़ा देख ले, कुछ और नहीं ना बचा है ना, कुछ नहीं बचा है। दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म, जिसमें आज हम लोगों को कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स डिस्कस करना था। तो एक एक चीज आपके सामने रख दिया गया, स्टार्ट किए थे हम लोग यहाँ से, और आपके पास सब चीज है, एक एक करके देखते जाओ। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, गेज स्ट्रक्चर, दूसरा नाम स्क्यू फॉर्म, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन 100 हॉर्स कहलाता है, प्रोजेक्शन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन था ये। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन आ गया, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आ गया। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन दोनों में आपको दिखता है कि जब हम लोग इक्लिप्स बनाएंगे तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। स्टैगर्ड फॉर्म, बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर है, दूर होने की वजह से पेयर पेयर के बीच का रिपल्सन कम होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बोलो सही है? हाँ सर। फिर हम लोग देखें एनर्जी, स्टेबिलिटी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के लिए ये आपको बताएगा। कभी कभी आपको एक्सेप्शन से ना परेशान कर देता है,
तो अगर उसमें कहीं भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा होगा, अगर कहीं भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा होगा तो स्क्यू फॉर्म का स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इक्लिप्स्ड अभी भी सबसे कम, इक्लिप्स्ड अभी भी सबसे। एनर्जी लेवल डायग्राम, इथेन के केस में सामने एनर्जी लेवल डायग्राम, हर इक्लिप्स के केस में एनर्जी ऊपर है, हर स्टैगर्ड में एनर्जी नीचे है, कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं था। लेकिन जब ब्यूटेन बनाए तो परफेक्ट इक्लिप्स सबसे ज्यादा, परफेक्ट स्टैगर्ड सबसे ज्यादा कम, और उसके बाद फिर एनर्जी जैसे वैरी किया आपके सामने। नेक्स्ट आ गया बाइफिनाइल में रोटोमर्स। बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर जो आपसे पूछा जाता है वो आपके सामने बता दिया गया। कन्वर्शन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन सामने है। और लास्ट साइक्लोहेक्सेन का अपना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स 4 होता है। एक होता है बोट फॉर्म, एक होता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म, एक होता है हाफ चेयर फॉर्म और एक होता है चेयर फॉर्म। एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी कैसे होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम सब आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नो सर। खत्म। यही था आपका आइसोमेरिज्म, सारा का सारा फिनिश्ड। अगले दिन से हम लोग है ना मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। हम आपको सभी को एक सजेशन दे दें, आप बोलिएगा हम एक दिन आपका छुट्टी प्लान कर देंगे, लेकिन अभी तक जहां तक आप पढ़े हैं वहां तक सब कुछ देख के रखिएगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी।